हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये हिस्ट्री का 8वां वीडियो देखेंगे। इससे पहले के वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारे वीडियो का अवलोकन जरूर करेंगे। ये महामैराथन क्लास का 8वां वीडियो है। इसमें 500 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराए जा रहे हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1504 ईस्वी में यमुना नदी के तट पर आगरा शहर की स्थापना किस सुल्तान ने की थी, जिसने बाद में इसे अपनी राजधानी भी बनाया था? आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। 1506 ईस्वी में इसने आगरा शहर को राजधानी बनाया था। और ये इससे पहले जो सिकंदर लोदी की राजधानी थी वो दिल्ली थी। दिल्ली से इसने आगरा को स्थानांतरित किया था। सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था फारसी भाषा में, और इसने भूमि मापने के लिए गज सिकंदरी नामक पैमाना भी चलाया था। 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा राजस्व की स्थायी बंदोबस्त, जिसे परमानेंट सेटलमेंट यानी जमींदारी प्रथा कहा जाता है, प्रणाली किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने लागू की थी? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये जमींदारी प्रथा थी। इसमें जो भूमि का स्वामित्व होता था वो जमींदार के पास रहता था, और ये लगभग 19% भूभाग पर लगाई गई थी। 19% में कौन कौन से क्षेत्र थे? एक बंगाल था, बिहार, उड़ीसा और उत्तरी कर्नाटक के कुछ भाग इसमें सम्मिलित किए गए थे। और इस के तहत जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया, और जमींदार 10/11 भाग जो लगान प्राप्त होता था, राजस्व प्राप्त होता था, वो उसे राज्य को दे देता था। जहां वहां का जो गवर्नर रहता था उसको ये सौंपता था, और 1/11 भाग जो वो अपने पास शेष रख लेता था। कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का और पुलिस व्यवस्था का जनक भी माना जाता है। प्राचीन भारत में शिक्षा के विश्व प्रसिद्ध केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय या नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना गुप्त वंश के किस शासक द्वारा की गई थी? तो ये कुमार गुप्त प्रथम। ऑप्शन में महेंद्रादित्य भी दिया जा सकता है, तो ये इनका दोनों नाम है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। 5वीं शताब्दी ईस्वी में इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी, और ये महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान इसे कहा जाता है। चीनी यात्री हुएनसांग जो हर्षवर्धन के समय भारत की यात्रा पे आया था, 18 महीने तक यहाँ पर अध्ययन किया था। और 12वीं सदी आते आते बख्तियार खिलजी जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति रहता है, ये इस विश्वविद्यालय को और वहां पर स्थित एक पुस्तकालय दोनों को जला करके नष्ट कर देता है। 1539 में लड़े गए ऐतिहासिक चौसा के युद्ध में, बैटल ऑफ चौसा में, शेरशाह सूरी यानी शेर खान ने किस मुगल सम्राट को पराजित किया था? तो ये थे आपके हुमायूं। डी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 26 जून 1539 को इसने हुमायूं को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। और ये युद्ध कहाँ पे हुआ था? बिहार के बक्सर के चौसा के नामक स्थान पर, जिसमें अफगान शासक शेरशाह सूरी की विजय हो जाती है, और ये हुमायूं बुरी तरीके से पराजित हो जाता है। और ये अपनी जान बचाने के लिए घोड़े सहित कर्मनाशा नदी में कूद पड़ता है, और वहां एक नाविक की सहायता से इसकी जान बच जाती है। और इसी युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने जो शेर खान रहता है, इसने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। 1907 में ऐतिहासिक सूरत अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई, जो सूरत स्प्लिट जिसे कहा जाता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये थे रास बिहारी घोष। सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसमें गरम दल और नरम दल दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। ये कारण क्यों उत्पन्न हो गया? क्योंकि इसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में अध्यक्ष पद लेकर के विवाद हो जाता है। इसमें जो गरम दल के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, उनको अध्यक्ष बनाना चाहते थे गरम दल के जो मेंबर रहते हैं, लेकिन नरम दल के रास बिहारी घोष को अध्यक्ष चुन लिया जाता। इसके विरोध में बाद में कुर्सियां और जूते चले थे। इसमें ये काफी विद्रोह हो गया था, तो यहाँ पर ये दोनों में फूट पड़ जाती है। बाद में यही आगे चल करके 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, तो वहां पर इनकी आपस में सुलह कराई जाती है। आरसी मजूमदार इसके जो अध्यक्ष रहते हैं 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, इसे लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध सांची के स्तूप का निर्माण मूल रूप से किस सम्राट द्वारा करवाया गया था? तो सांची का स्तूप ये निर्माण कराया था सम्राट अशोक ने। सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 3री शताब्दी ईसा पूर्व की बात है ये, और इस समय अशोक ने सांची के स्तूप को बनवाया था। ये अर्ध गोलाकार ढांचा है, और ये भगवान बुद्ध के अवशेषों पर बना हुआ है। बाद में शुंग काल के दौरान, सातवाहन काल में, देखो शुंग काल के दौरान इसके चारों ओर पत्थर की वेदिका, और सातवाहन काल में इसके भव्य और नक्काशीदार तोरण द्वार बनाए गए हैं। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में इसे घोषित किया गया है। 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किन दो व्यक्तियों ने मिलकर की थी? तो ये थे मैडम HP
ब्लावात्स्की और कर्नल एच.एस. अल्काट। सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये देखो, इसमें जो मैडम ब्लावात्स्की थी, ये रूसी महिला थी, और अमेरिकी सैन्य अधिकारी कर्नल अल्काट, इन्होंने मिलकर के थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी 1882 में, यानी 7 साल बाद इन्होंने भारत में अपना एक अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय स्थापित करते हैं अडयार में, जो मद्रास में है। और बाद में 1889 में, यानी 7 साल बाद, ये एनी बेसेंट भी इस संस्था से जुड़ जाती है और इन्होंने भारत में इसे बेहद लोकप्रिय बना दिया था। 1191 में लड़े गए तराइन के प्रथम युद्ध, यानी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में महान राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान ने इस विदेशी आक्रमणकारी को बुरी तरह से पराजित किया था। तो ये था मोहम्मद गौरी, यानी शिहाबुद्दीन गौरी। बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये भूल कर बैठता है, इसको पराजित किया था, तो इसे अगर मार डालता तो फिर ये जो सल्तनत काल है ये स्थापित नहीं होता। तो यहाँ पर ये भूल कर बैठता है, छोड़ देता है इसको। इस युद्ध में राजपूतों की वीरता के सामने तुर्की सेना, यानी जो मोहम्मद गौरी की सेना, टिक नहीं पाई थी और ये गंभीर रूप से घायल होकर के भाग खड़ा हुआ था मैदान से। लेकिन चौहान सेना ने भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया और ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई थी। और अगले साल ही 1192 में द्वितीय युद्ध में जो तराइन का हुआ था, गौरी ने वापसी करते ही धोखे से इसने मोहम्मद यानी जो राजपूत शासक था पृथ्वीराज चौहान से जीत लेता है, ये जीत हासिल कर लेता है धोखे से। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी पुरातात्विक स्थल नदन मोस्ट साइट मांडा है, ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो मांडा ये चेनाब नदी पर है। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखो यहाँ पर 4 साइट है, इसमें सबसे उत्तर है मांडा, ये चेनाब नदी पर है। और पूरब में है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये आपका मेरठ में है, हिंडन नदी के तट पर है ये। दक्षिण में आ जाते हैं तो ये आपका आ जाता है दैमाबाद, दैमाबाद ये आपका प्रवरा नदी पे है, जो गोदावरी की सहायक नदी है। और पश्चिमी भाग है सुत कांगडेर, सुत कांगेडोर, ये सबसे पश्चिमी यानी वेस्टर्न मोस्ट साइट है। और ये आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, दाश्क नदी के किनारे, दाश्क नदी के किनारे। इसकी 1982 में जेपी जोशी ने खोज की थी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, पूछे जाते हैं। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की निष्पक्ष जांच के लिए भारी दबाव के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मित किस समिति का गठन किया गया? तो ये हंटर समिति थी। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर द्वारा बर्बर हत्याकांड करा दिया जाता है। नरसंहार, बर्बर नरसंहार जलियांवाला बाग हत्याकांड से जिसे जाना जाता है। और ये इसके बाद में जब दबाव पड़ता है तो विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग की स्थापना की जाती है, हंटर समिति बनाई जाती है, जिसमें 8 मेंबर रहते हैं। 8 मेंबर में 3 मेंबर भारतीय रहते हैं, सर चिन्मन लाल सीतरवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण, ये तीनों शामिल रहते हैं। इसमें निर्णय लेने में एक गंभीर भूल कहकर उसे हल्की सजा देकर छोड़ दिया जाता है डायर को। और बाद में कांग्रेस अपनी अलग जांच समिति मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में बनाई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्रसिद्ध स्थल है जो 3 भागों, दुर्ग, मध्यम भाग और निचला भाग में विभाजित था और अपनी उत्कृष्ट जल प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जाना जाता है? ये आंसर हो जाएगा धौलावीरा। सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। धौलावीरा की खोज जेपी जोशी ने की थी। जेपी जोशी कब की थी? 1967 में। और ये हड़प्पा सभ्यता का अत्यंत विशिष्ट नगर है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। और इसमें ये सबसे बड़ी बात यह है, जल प्रबंधन के लिए इसे उत्कृष्ट ये उदाहरण मिलता है यहाँ पर। और यहाँ पर एक स्टेडियम और 10 बड़े अक्षरों वाला एक साइन बोर्ड भी प्राप्त हुआ है। 2021 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। भारत के प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल एम्ब्लम में आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। मुंडक उपनिषद ये आपका अथर्ववेद से संबंधित है, अथर्ववेद से। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना एक ऐसी टूटी हुई नाव से की गई है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यहाँ पर कठोपनिषद दिया गया है, इसमें यम और नचिकेता का संवाद मिलता है। और बृहदारण्यक उपनिषद जो दिया गया है, बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें तमसोमा ज्योतिर्गमय का वर्णन किया गया है। भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से प्रयोग किए जाने वाले शक संवत यानी शक एरा की शुरुआत 78 ईस्वी में किस कुषाण शासक द्वारा की गई थी? तो ये कनिष्क था। बी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये कुषाण वंश का सबसे प्रतापी सम्राट था और इसने 78 ईस्वी में राज्यारोहण के दौरान शक संवत का की स्टार्ट की थी। और इसे भारत सरकार ने 22 मार्च
1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया और इसका पहला महीना चैत्र और अंतिम महीना फाल्गुन होता है। दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए 40 तुर्क सरदारों के शक्तिशाली दल तुर्कान चहलगामी यानी 40 दल को किस सुल्तान ने पूरी तरह समाप्त कर दिया था? तो ये थे गयासुद्दीन बलबन। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये इल्तुतमिश का सबसे मजबूत प्रशासन था जिसमें 40 दल शामिल थे। तुर्क लोग 40 तुर्कों की एक सभा थी जिसमें 40 मेंबर हुआ करते थे और ये इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में साजिश रच करके बलबन ने स्वयं को अपना सुल्तान घोषित कर लिया और इस दल को समाप्त कर दिया ताकि कोई विद्रोह न कर सके। मुगल प्रशासन में सैन्य और नागरिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मनसबदारी प्रणाली यानी मनसबदारी सिस्टम की शुरुआत किस सम्राट ने की थी? तो ये थे अकबर। बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अकबर ने मनसबदारी चलाई थी और इससे देखो अकबर अपने प्रशासन में 11वें वर्ष में मंगोलों की दशमलव प्रणाली से प्रेरित होकर के ये मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी। मनसब एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता था पद या श्रेणी। पद या श्रेणी, ठीक है। हर सैनिक और असैनिक अधिकारियों को एक मनसब दिया जाता था जो उसके वेतन और दरबार में उसकी स्थिति तय करता था। इसमें 2 पद होते थे, एक होता था जात व्यक्तिगत वेतन और पद और एक होता था सवार उसके अधीन रखे जाने वाले घोड़ों की संख्या। तो ये आपको याद रखने हैं। किस उत्तरदायी ब्रिटिश वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक यानी फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया माना जाता है? तो ये लॉर्ड रिपन है। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। इनका कार्यकाल रहता है 1880 से लेकर के और 1884 के बीच में। ये सबसे उदारवादी और भारतीयों के प्रति सहानुभूति रखने वाला वायसराय था और इसने स्थानीय बोर्डों की स्थापना की ताकि आम नागरिकों को प्रशासन में हिस्सा मिल सके। इसी ऐतिहासिक कदम के कारण इसे भारत का उद्धारक भी कहा जाता है। 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू और ये किसी भी राज्य की फर्स्ट गवर्नर भी है। तो ये भी फैक्ट याद रखेंगे। इन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर रह चुकी हैं और ये जो अधिवेशन था ये 40वां था। 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी जिसका उद्देश्य भारत में सशस्त्र क्रांति लाना था? तो ये था कौन थे इसमें? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये अमेरिका और कनाडा में रह रहे मुख्यतः सिखों ने भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए 1 नवंबर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है। इसके संस्थापक रहते हैं, जो अध्यक्ष रहते हैं वो सोहन सिंह भाकना और प्रथम महामंत्री जो मुख्य राजनीतिकार रहते हैं लाला हरदयाल। और इन्होंने 1857 के विद्रोह की याद में गदर नामक एक साप्ताहिक पत्रिका भी निकाली थी जिसका पहला अंक उर्दू में छापा गया था। महात्मा गांधी ने अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से अपना पहला ऐतिहासिक दांडी मार्च नामक सत्याग्रह की स्थिति को शुरू किया था। तो ये स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 से और ये 24 दिन की लंबी पैदल यात्रा 240 मील चले थे ये लोग। और 6 अप्रैल 1930 को ये गुजरात के नवसारी जिले के डांडी तट पर पहुंचकर इन्होंने मुट्ठी भर नमक कानून बनाकर के तोड़ा था। मुट्ठी भर नमक बनाकर कानून तोड़ा था और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। 18वीं सदी के सन्यासी विद्रोह पर आधारित प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के रचयिता कौन है जिसमें भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी शामिल है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी। बी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये रचना की थी 1882 में और ये जो घटना घटित हुई थी सन्यासी विद्रोह की ये 1770 के दशक में। इसमें स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अनगिनत क्रांतिकारियों के दिलों में देशभक्ति की आग जलाई थी और इसे पहली बार 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना किस ऋषि ने की थी जो सूर्य देवता को समर्पित है? तो आंसर हो जाएगा महर्षि विश्वामित्र। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये आपका ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है और ये सविता यानी सूर्य देवता को समर्पित है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में आध्यात्मिक प्रकाश और ज्ञान जगाना था। और ऋग्वेद में टोटल कितने
मंडल है, 10 मंडल है। और 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का वर्णन भी मिलता है। दिल्ली सल्तनत में जमीन के टुकड़ों के रूप में वेतन देने की एकता प्रणाली की व्यवस्थित रूप से लागू करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है? तो ये इल्तुतमिश बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। एकता ये अरबी शब्द है, इसका मतलब होता है जमीन का एक हिस्सा, जमीन का एक हिस्सा। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के सैनिकों और अधिकारियों को नगद वेतन देने के बजाय जमीन देने की प्रथा स्टार्ट की थी। और इसमें जो अधिकारी थे उन्हें इक्तादार या मुफ्ती कहलाते थे, जो उस क्षेत्र में लगान वसूलता था और अपनी सेना का खर्च निकालता था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बंद करके नकद वेतन शुरू करने का प्रावधान स्टार्ट किया। 1820 में मद्रास प्रेसिडेंसी में भू राजस्व की रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी, जिसमें किसानों को सीधे जमीन का मालिकाना हक दिया गया था? तो ये थे थॉमस मुनरो। सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये सर थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत यानी मद्रास, मुंबई और असम के कुछ हिस्सों में रैयतवाड़ी प्रथा को स्टार्ट किया था। और ये संपूर्ण भूभाग का जो ब्रिटिश भारत था उसका 51% भाग पर यह लागू की गई थी। और इसमें किसानों को यानी किसानों को रैयत कहा जाता था, उन्हें भूमि का स्वामी मान लिया गया और उन्हें सरकार को सीधे लगान देना होता था। प्रसिद्ध चीनी यात्री जो चीन का बौद्ध यात्री था फाहियान, 5वीं शताब्दी के शुरुआत में किस गुप्त सम्राट के शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और यह बौद्ध धर्मों की खोज के लिए 399 ईस्वी में गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था और ये 414 ईस्वी तक यहाँ पर रहा था, लगभग 15 वर्ष। और इसने भारत के गुप्तकालीन समाज का बहुत सुंदर वर्णन किया है और ये बताता है कि उस समय लोग लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग करते थे और इसमें इसके सम्राट के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये सम्राट के नाम का उल्लेख नहीं किया है। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक कृष्णदेवराय ने राजनीति और प्रशासन पर आधारित किस प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना तेलुगु भाषा में की थी? तो यह है अवमुक्त माल्यदा। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये तुलु वंश के महान शासक थे कृष्णदेवराय और इनके समय में बाबर राज्य करता था और ये सबसे शक्तिशाली शासक था, ऐसा बाबर ने इसे माना था। और इसके दरबार में 8 तेलुगु कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता है। और जो ये पुस्तक है अमुक्त माल्यदा, इसमें राजकला और प्रशासन के नियमों पर आधारित है। और इसके अलावा इन्होंने संस्कृत में एक और पुस्तक लिखी है जामोती कल्याणम, ये नाटक है, ये भी कृष्णदेवराय द्वारा लिखा गया है। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो ये ढाका में हुई थी। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये बंगाल विभाजन के ठीक 1 वर्ष बाद 30 दिसंबर 1906 में इसकी स्थापना ढाका में होती है। और ये पहले क्या था, पूर्वी बंगाल की राजधानी रहा करता था ढाका, बांग्लादेश में है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। इसके मुख्य संस्थापक जो थे सलीमुल्लाह खान और आगा खान, इसके पहले अध्यक्ष बने थे। और इस संस्था का जो प्रारंभिक उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की वफादारी बढ़ाना और उनके राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र पुरातात्विक स्थल कौन सा है जहां से घोड़े की हड्डियों बोन्स ऑफ हर्ष के स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं? तो ये सुरकोटला है। ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। आमतौर पर माना जाता है हड़प्पा वासी घोड़े से अपरिचित थे, लेकिन उनके मोहरे पर घोड़े का चित्र नहीं मिलता है, जिसके कारण इन्हें माना जाता है कि ये घोड़े से अपरिचित है। लेकिन गुजरात के कच्छ जिले में जो स्थित है सुरकोटला, यहाँ पर घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। और ये जो सुरकोटला है इसकी खोज की थी 1964 में जगपति जोशी, जेपी जोशी ने की थी। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखने हैं। पूरे हड़प्पा काल का ये अपवाद है क्योंकि इसी स्थान से घोड़े की हड्डियों के प्रमाण यानी अस्थिभंजन अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कलश समाधान के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। मुगल सम्राट अकबर के सभी धर्मों के विद्वानों के साथ दार्शनिक और धार्मिक चर्चा करने के लिए 1575 में फतेहपुर सीकरी में किसकी स्थापना की गई थी? तो ये इबादत खाने की स्थापना हुई थी। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये क्यों बनाया गया था? सत्य की खोज और धार्मिक वाद विवाद के लिए फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनाया था। और ये उस समय अकबर की राजधानी रहा करता था फतेहपुर सीकरी। शुरुआत में केवल सुन्नी मुसलमानों को बहस करने की अनुमति थी। बाद में 1578 में इसमें हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई के विद्वानों के लिए यह दरबार
खोल दिया गया था। और इसी चिंतन के परिणाम स्वरूप 1582 में दीन इलाही की स्थापना की गई थी। 1942 से 1945 के बीच में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अहमदनगर किला जेल में अपने कारावास में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ये थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। तो ये अहमदनगर किला जेल में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको जेल कर दी गई थी, पकड़ लिया गया था, बंदी बनाकर रखा गया था और इसी जेल में इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना की है। इस पुस्तक में भारत के प्राचीन इतिहास, संस्कृति और दर्शन का गहराई से विश्लेषण किया गया है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये रावी नदी के तट पर ये अधिवेशन बुलाया गया था और ये अत्यंत महत्वपूर्ण अधिवेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पूर्ण स्वराज्य का मांग किया गया था और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और जिसमें गांधी जी का समर्थन प्राप्त था। इसी अधिवेशन में डोमिनियन स्टेट जो मांग की गई थी उसको ठुकरा दिया गया था और पहली बार पूर्ण स्वराज के लिए यहाँ पर प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसी अधिवेशन में तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और इसी कारण 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू होता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। 1882 में किस उदारवादी ब्रिटिश वायसराय ने विवादित वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द करके भारतीय समाचार पत्रों को पुनः स्वतंत्रता प्रदान की थी? तो ये थे लॉर्ड रिपन। बी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। लॉर्ड लिटन ने इसको प्रतिबंध लगाया था 1878 में और 4 साल बाद लॉर्ड रिपन ने इस प्रतिबंध को हटा दिया था। ठीक है, रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल से विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिनका उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था? तो ये था मोहनजोदड़ो। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो या राखालदास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की थी और ये सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के नरकाना जिले में स्थित है। यहाँ से पक्की ईंटों से बना हुआ एक कुंड प्राप्त हुआ है जिसमें पानी के रिसाव के लिए डामर का लेप किया गया था और इस अद्भुत संरचना को तत्कालिक विश्व का एक सार्वजनिक निर्माण कहा जाता है, आश्चर्यजनक निर्माण कहा जाता है। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखने हैं। किस कट्टर मुस्लिम सम्राट ने सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर जी को इस्लाम स्वीकार न करने के कारण 1675 में दिल्ली के चांदनी चौक पर फांसी दिलवा दी थी? तो ये था औरंगजेब। सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये नवे गुरु थे तेग बहादुर को, इन्होंने धर्मांतरण करने के लिए जबरन धर्मांतरण का कड़ा विरोध किया था और इन्होंने इस्लाम धर्म में स्वीकार किया तो फिर औरंगजेब ने इनका सिर मुड़वा दिया और इन्हें फांसी की यानी सजा दी थी। ठीक, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिया था यानी शहीद किया था। तो 5वें गुरु जो गुरु अर्जुन देव थे उनको जहांगीर ने फांसी दी थी और 9वें गुरु जो तेग बहादुर है इनको औरंगजेब ने। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। 1924 में महात्मा गांधी ने अपने जीवन में केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये बेलगांव अधिवेशन था। बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्विरोध और सबसे बड़े नेता थे लेकिन इन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली थी और ये 39वां अधिवेशन था, कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग फिर से अलग हो गए थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश जो मैक्सिमम सर्मन्स थे किस राज्य की राजधानी में दिए थे? तो ये श्रावस्ती। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में और सबसे पहला जो उपदेश था वो सारनाथ में दिया था। सारनाथ में, ऋषिपत्तनम में, मृगदाओं में दिया था। श्रावस्ती में ही इन्होंने अंगुलीमाल नामक कुखार डाकू का हृदय परिवर्तन किया था और उसके सबसे अधिक शिष्य भी कौशल राज में ही बने थे। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने पहली बार भारत में साकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी का प्रचलन शुरू किया था जो पूरी तरह विफल रही। तो ये एमबीटी था, मोहम्मद बिन तुगलक। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो गए। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये साकेतिक मुद्रा चलाई थी 1929 से 30 के आसपास में और ये विफल क्यों हो गई थी? क्योंकि ये सिक्के जो थे ये नकली सिक्के बनने लगे। हर घर में नकली सिक्के बन रहे थे और बाजारों में असली सिक्कों की जगह पे सारे नकली सिक्के आ गए
अंततः इसे ये योजना वापस लेनी पड़ी थी और जो नकली सिक्के थे उनको असली सिक्कों में कन्वर्ट करना पड़ा था। तो इससे इसको राजस्व में भी काफी घाटा हुआ था। वर्मा में है अपने 6 वर्ष के कठोर कारावास के दौरान महान राष्ट्रवादी नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किस दार्शनिक पुस्तक की रचना की थी? तो एक प्रसिद्ध पुस्तक है गीता रहस्य, उसकी रचना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो बी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। 6 साल की ये कठोर सजा काटने, और ये पुस्तक जो है गीता रहस्य, ये श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित है। इसमें कर्मयोग शास्त्र नामक अत्यंत विद्वतापूर्ण भाषा से लिखा है और यह सिद्ध किया कि गीता का मुख्य संदेश नहीं बल्कि निष्काम कर्मयोग है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन मुनि भद्रबाहु से शिक्षा लेकर किस स्थान पर संलेखना या उपवास विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे? तो वो है श्रवण बेलगोला। बी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये जो स्थान है ये कर्नाटक में है, चंद्रगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। और इन्होंने मगध में 12 साल का भीषण काल पड़ने पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप करके और जैन मुनि भद्रबाहु से शिक्षा लेकर के संलेखना विधि से इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। ये एक अत्यंत कठोर विधि है जिसमें बिना अन्न जल ग्रहण किए अपने प्राण त्याग दिए जाते हैं, इसे संलेखना विधि कहा जाता है। 1336 में दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के तट पर महान विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन 2 भाइयों ने मिलकर की थी? तो ये हरिहर और बुक्का थे। ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। हरिहर बुक्का, ये बात उस समय की है जब दिल्ली में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान ही ये विजयनगर यानी दक्षिण भारत में विजयनगर अंपायर की स्थापना हुई थी। और ये जो 2 भाई थे हरिहर बुक्का, ये विद्यारण्य के आशीर्वाद से विजयनगर अंपायर की स्थापना की थी, नींव रखी थी। और इनके पिता का नाम था संगम। ठीक है, तो इस नाम पर इन्होंने प्रथम राजवंश जो था संगम वंश की शुरुआत की थी और इसकी राजधानी थी हम्पी। जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, और आज भी इसके खंडहर कर्नाटक में मौजूद है। 1 जुलाई 1909 में लंदन में ब्रिटिश कार्य अधिकारी कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या करने वाले महान भारतीय क्रांतिकारी कौन थे? ये थे मदन लाल ढींगरा। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये इंडिया हाउस यानी श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित संस्था से जुड़े हुआ क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा थे। इन्होंने इंपीरियल इंस्टीट्यूट में आयोजित एक समारोह में भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार सर विलियम कर्जन वायली की गोली मारकर के हत्या कर दी थी। और इन्होंने अदालत में गर्व से कहा कि एक अंग्रेज की हत्या करना भारत माता की प्रति मेरा कर्तव्य था। और फिर इसके बाद में 17 अगस्त 1909 को इन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। और कहां पे? लंदन में ही पेंटन विलेज जेल में इन्हें फांसी दे दी जाती है। और जो जनरल डायर थे उनको लंदन में मारने वाले थे उधम सिंह। तो ये वाला फैक्ट भी आपको याद रखना है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे महान विद्रोह का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह क्या तय करता है? तो ये था कमल और रोटी। ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये चुनाव निशान कमल का फूल और चपाती जिसे रोटी का प्रतीक चिन्ह के रूप में चुना गया था। कमल का फूल सैन्य छावनियों में सैनिकों के बीच घुमाया जाता था, जबकि जो रोटियां हैं गांव के चौकीदारों के माध्यम से एक गांव से दूसरे गांव में ग्रामीणों तक पहुंचाई जाती थी, जो क्रांति में शामिल होने का मुख्य निमंत्रण था। ठीक, सीक्रेट जो आमंत्रण था वो यही था। भारत में नियुक्त होने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था जिसने अरब सागर पर एकाधिकार करने के लिए शांति जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी? तो ये थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। बी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1505 में इन्होंने भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में ये बनकर के आया था और इसका मुख्य उद्देश्य था महासागर, हिंद महासागर और अरब सागर पर पुर्तगाली नौसेना का पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना ताकि व्यापार में एकाधिकार हो सके। 12वीं शताब्दी में रचित संस्कृत का कौन सा ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें कश्मीर के इतिहास का अत्यंत प्रमाणिक और विस्तृत वर्णन मिलता है? तो यह है राजतरंगिणी। ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये कश्मीरी विद्वान थे कल्हड़ ने ये 1148 से 50 के बीच में राजतरंगिणी की रचना की थी। और राजतरंगिणी का मतलब होता है राजाओं की नदी। भारतीय इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से ये प्राचीन भारत की पहली प्रमाणिक ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है क्योंकि इसमें तिथियों और तथ्यों का क्रमबद्ध उल्लेख किया गया है। और इसमें प्राचीन काल से लेकर 12वीं सदी के राजा जयसिंह के काल तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलता है। 1764 में लड़े गए ऐतिहासिक बक्सर के युद्ध में अवध, बंगाल और मुगल सम्राट की संयुक्त सेना को हराने वाली अंग्रेजी सेना का मुख्य सेनापति कौन था? तो ये थे
हेक्टर मुंडो, बी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में, और इसी के नाम पे बक्सर का युद्ध ये बोला जाता है। इस युद्ध में एक तरफ मीर जाफर, मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, शुजाउद्दौला अवध का नवाब, और शाह आलम द्वितीय ये मुगल सम्राट था, इसकी संयुक्त सेना लड़ी थी। और दूसरी तरफ हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना लड़ी थी। हेक्टर मुंडो की कुशलता सैन्य रणनीति के सामने यह संयुक्त सेना टिक नहीं पाई और बुरी तरह से पराजित हुई थी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध की माता महामाया प्राचीन भारत के किस राजवंश की राजकुमारी थी? तो ये था कोली वंश, सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर यह चीज ध्यान रखनी है, भगवान बुद्ध के पिता का जो वंश था वो अलग था और माता का जो वंश था वो कोली वंश था। ठीक, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। कपिल वंश जो था वो शाक्य गणराज्य थे, प्रधान थे, और माता जो थी वो महामाया देवदह राज्य के कोली वंश की राजवंश की कन्या थी। और इनका जो पालन पोषण किया था, 7वें दिन की माता का देहांत हो जाता है और इनकी जो विमाता थी यानी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। 1873 में महाराष्ट्र में ब्राह्मणवादी वर्चस्व का विरोध करने और शोषित दलित वर्गों के स्थान के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये थे ज्योतिबा फुले, बी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। सत्य की खोज करने वाला समाज, इसे सत्यशोधक समाज कहा जाता था। इसका उद्देश्य था निचली जातियों का पाखंडी ब्राह्मणों के शोषण से बचाना, उनके अधिकारों के लड़ना और महिला शिक्षा को बढ़ावा देना। इन्होंने बिना पुरोहितों के विवाह संपन्न कराने की परंपरा भी शुरू की गई थी और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। वहां पे दलितों शोषितों के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है। प्राचीन भारत के स्वर्ण युग अर्थात गुप्त काल में जारी किए गए सोने के सिक्कों को आधिकारिक रूप से किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें दिनार कहते थे, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। देखो, जो सोने के सिक्के थे उनको दिनार कहते थे और चांदी के सिक्कों को रूपक कहता थे। तो ये चांदी के सिक्के थे, इन्हें रूपक कहा जाता था या रूपक। ठीक है, इसके अलावा कुषाणों के काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जो जारी किए गए थे वो सोने के सिक्के सर्वाधिक शुद्ध हुआ करते थे कुषाणों के समय में। ठीक है, तो सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराने के बाद ये जो रूपक थे ये चलाए थे। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया, जो दिल्ली को पहली राजधानी भी घोषित किया था? तो ये थे इल्तुतमिश, बी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। चांदी का जो टंका होता था ये 175 ग्रेन का और तांबे का जो जीतल था ये 2 प्रमुख सिक्के चलाए थे और ये महान सिक्के पूरे सल्तनत काल में चलते रहे। 3 जून 1947 को ब्रिटिश भारत के विभाजन, भारत और पाकिस्तान के निर्माण की अंतिम रूपरेखा प्रस्तुत करने वाली ऐतिहासिक योजना को क्या कहा जाता है? तो ये थी माउंटबेटन योजना, डी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। जब मुस्लिम लीग किसी भी कीमत पर पाकिस्तान की मांग से अड़ी रही और दंगे भड़क गए तो तत्कालीन वायसराय जो थे माउंटबेटन, इन्होंने 3 जून 1947 को भारत की विभाजन की एक योजना प्रस्तुत की, उसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। और इसी योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया और देश को 2 संप्रभु राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में बंटवारा कर दिया। 1822 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब के कुछ हिस्सों में भू राजस्व की महालवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी, जिसमें पूरे गांव को लगान की इकाई माना गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी, बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये लगभग 30% भूभाग पे ये व्यवस्था लागू की गई थी और इसमें महाल का अर्थ होता था गांव या जागीर। और इस व्यवस्था में जो लगान तय करने के लिए एक जमींदार या फिर किसान को नहीं बल्कि पूरे गांव के समुदाय को सामूहिक रूप से जिम्मेदार माना गया। जो गांव का समुदाय था उसे महाल कहा जाता था, उसी की तर्ज पर यह महालवाड़ी व्यवस्था का नाम पड़ा है। और लगान वसूलने का काम गांव के मुखिया यानी लंबरदार को सौंपा गया था। तो यहाँ पर ये आपका 8वां पार्ट संपन्न होता है। आप मिलते हैं अपने अगले पार्ट में और पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे। वहां पर आपको पेड बैच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और पीडीएफ अवेलेबल रहेगी और डेली करंट अफेयर क्विज से जुड़ना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।